हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि 498A की एफआईआर होते ही आपको क्या करना चाहिए, या फिर 498A की एफआईआर हो गई है या चार्जशीट भी फाइल हो गई है, उसके बाद आपको क्या क्या करना चाहिए, या आपके मुकदमे में अगर दरोगा ने कोई गलती करी, जांच पड़ताल सही से नहीं करी, सही से जांच ना करके बयान सही से ना लेते हुए एफआईआर लगा दी, तो आपको करना क्या चाहिए, या एफआईआर लगा दिया तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि अगर 498A की एफआईआर हो गई और अगर आपको मालूम है कि ये एफआईआर झूठी और फर्जी की गई है, मैक्सिमम ये मैं नहीं या किसी और व्यक्ति के कहने पे नहीं, ये माननीय न्यायालय यानी कि माननीय अलग अलग हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो 498A के केस हैं वो 70% केस तो झूठे होते हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि ज़्यादातर अगर आपने देखा हो जो जजमेंट्स हैं वो पति के फेवर में ही होते हैं। उसका कारण यही है कि अगर दुनिया भर की चीज़ें ऐड कर दी जाएं, जैसे कि एक चीज़ जरूर दिखाया जाता है 498A की एफआईआर में, घटना की दिन तारीख नहीं दिखाई जाती है। अगर नहीं भी दिखाई जाती, बहुत होशियार पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो लगाने वाला है, वो औरत बहुत पढ़ी लिखी है, होशियार है, या वकील साहब से राय मशवरे से डेट और प्लेस दिखा भी दिया, तो स्पेसिफिक रोल नहीं किसी का बताया जाता है, जिसपे भी कई जजमेंट्स भी हैं। अगर स्पेसिफिक रोल किसने क्या किया, किसने क्या अपराध किया अगर नहीं बताया गया तो एफआईआर क्वैश हो सकती है। इसके अलावा किस समय कौन क्या किया, यानी कि वही स्पेसिफिक रोल के अलावा कि किस समय घटना के समय कौन था कौन नहीं, ये नहीं दिमाग में रखी जाती बात। बस जो मन में आया, जो डेट आया वही लिखा दो। पता चला कि उस डेट पे कोई बंदा कहाँ था, कोई नौकरी पे था, क्या था, तो ऐसे में अभियुक्त पक्ष को लाभ जरूर मिलेगा। तो सवाल ये है कि 498A की एफआईआर होते ही आपको करना क्या चाहिए। देखिए, जैसे ही एफआईआर हो गई, सवाल ये है कि एफआईआर तो हो गई, अब आप कर क्या सकते हैं। तो आपके पास एक तो अधिकार है कि आप भी रिटन स्टेटमेंट दें पुलिस कमिश्नर को, एसएसपी को, डीएम को, जो भी आपका वरिष्ठ अधिकारी है, उन्हें आप दीजिए एक एप्लीकेशन, अपनी भी बात रखिए और उसमें प्रत्येक सबूत लगाइए, प्रत्येक एनेक्स्चर लगाइए जो आपके पास बतौर सबूत हैं, जो भी रिकॉर्डिंग है, फोटो है, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके केस को फर्जी साबित कर रहे हों। कहने का मतलब ये है कि लड़की ने जो डेट मेंशन करा, उस डेट पे पता चला आप वो ससुराल में नहीं थी, या मायके नहीं थी, या क्या कर रही थी, कहाँ कर रही थी, या आप नहीं थे, आप ड्यूटी पे थे, तो उसका सब रिकॉर्ड लगाएंगे तो भी लाभ मिलेगा। हो सकता है आपके मुकदमे में, एफआईआर में एफआईआर लग जाए, धाराएं कट जाएं, ये अभियुक्तों के नाम कट जाएं, ये 100% ये सब लाभ मिलता ही मिलता है। सवाल ये है कि करना न करना आपकी जिम्मेदारी है। बहुत पैसे इसमें नहीं खर्च होते हैं। आप किसी भी केस में 498A में कोई वकील हायर कर लेंगे, 10,000 20,000 दे देंगे, लेकिन ये छोटा सा काम है, 1,000 2,000 3,000 का काम है, इसको लोग नहीं करते हैं। लीगल लैंग्वेज में बेहतरीन एक एप्लीकेशन लिखाइए, जजमेंट के साथ लिखाइए कि ये जजमेंट से ये चीजें कट रही हैं इसमें, या ये सबूत से ये चीजें कट रही हैं, जिसमें एफआईआर लगाया जाना अत्यंत आवश्यक है, न्यायोचित एवं न्यायसंगत है। तो गारंटी है ये काम फायदा आप इस काम से आपको मिलेगा। दूसरा दमदार फायदा आपको क्या है, आप क्रिमिनल रिट फाइल कर सकते हैं एफआईआर क्वैशिंग के लिए। अगर एफआईआर क्वैशिंग नहीं होती है तो 100% है कि स्टे तो मिल ही जाएगा। तीसरा, अगर चार्जशीट फाइल हो गई, मान लीजिए कि चार्जशीट फाइल हो गई, तो आप 482 में चार्जशीट को भी चैलेंज कर सकते हैं, पूरी प्रोसीडिंग भी क्वैश हो सकती है, पूरा मुकदमा खत्म हो सकता है, चार्जशीट क्वैश हो सकती है, तमाम फायदे मिलते हैं, नाम भी कट जाता है। चौथी और जबरदस्त आपको बात बताएं कि धारा 173 सब क्लास 8 CRPC, अगर आपका नाम नहीं काटा गया सबूत होने के बाद, आपने सारे सबूत दरोगा को दिए लेकिन जांच पड़ताल को सही से नहीं किया, प्रॉपर ढंग से नहीं किया, तो आप री इन्वेस्टिगेशन भी करा सकते हैं, जिसमें आपका नाम भी कट सकता है, एफआईआर भी लग सकती है, तमाम फायदे होते हैं। पांचवा और दमदार आपको फायदा बताऊं, मान लिया जाए कुछ लोगों का ये कहना होता है, देखिए
पांचवा जो मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ लोग भाई अब 498A की FIR हुई, वहां से चूक गए, चार्जशीट गई वहां से चूक गए, 482 में नहीं गए वहां से चूक गए, लेकिन एप्लीकेशन भी नहीं दिए वहां से भी चूक गए, बेल करा लिए, चार्ज नहीं बना है, बेल करा लिए। अब वो आपका समय है, धारा 227 CRPC में बिल्कुल भी ना भूलें, 100% धारा 227 CRPC में डिस्चार्ज मूव करें। डिस्चार्ज फाइल करेंगे, गारंटी मैं ले रहा हूं कि नाम कट जाएगा, हट जाएगा। कुछ लोगों का नाम सेशन से कटेगा, कुछ लोगों का नाम जो है हाई कोर्ट से कटेगा, लेकिन कट जाएगा। कई ऐसे जजमेंट्स हैं, कई ऐसे ऑर्डर हैं, अगर आपको चाहिए या उस तरह का केस अगर आपका है, डिस्कशन करना है, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे भी जानकारी ले सकते हैं। देखिए, मुकदमे के जैसा अगर आप लड़ेंगे, कोई भी मुकदमा हो, तो आपका बहुत पैसा नहीं बर्बाद होगा भैया। लूट घसूट वाले जगह पहुंच गए तो भाई आपको लूट लिया जाए, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ना के बराबर खर्चे पे आप बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं अपने केस में। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं। सॉरी, एक छठवां रास्ता मैं बता दूं, स्टे का भी आप ले सकते हैं, स्टे एंटीसेप्टिक बेल ले सकते हैं, ये सभी रास्ते हैं। यानी कि ये 5, 6, 7 ऐसे दमदार रास्ते हैं जिन पे जाने के बाद आपका केस खत्म हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब